हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीपैट 2024 जो कि अभी सैटरडे को हुआ है। उससे रिलेटेड जो हमारे पास फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आप ही लोगों ने हमको सेंड किए थे कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उससे रिलेटेड। लेकिन उसके पहले काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि जीपैट 2024 का लेवल कैसा था। सो ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर मैं 10 को सबसे इजी बोलूं, 10 इज द इजीएस्ट, तो मैं बोलूंगा उस स्केल में ओवरऑल पेपर वाज अराउंड 7.5 और 8। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, बट हाँ बहुत ज्यादा केक वॉक टाइप का इजी भी नहीं आया था। सो फार्माकोग्नोसी को मैं अगर रेट करूं तो मैं रेट करूंगा समवेयर अराउंड 7 to 7.5। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा इजी भी लगा होगा, कुछ लोगों को डिफिकल्ट भी लगा होगा। अब जो क्लास में नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनको तो डिफिकल्टी लगेगा। चलो खैर, बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे फार्माकोग्नोसी से वो थे 11। ठीक है, सो आ जाते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। द बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर ऑफ C6C3 इज ए मेवलोनिक एसिड, बी डाइहाइड्रोक्विनिक एसिड, शिकमिक एसिड या फिर पाइरुवेट। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करी होगी तो आपको उसमें भी देखने को मिला होगा। C6C3 किसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है? तो ये शिकमिक एसिड पाथवे में हमने पढ़ा था। C6C3 यूनिट, आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपके नोट से ही एक्सप्लेनेशन उठाया गया है। It is a metabolic pathway for the biosynthesis of aromatic amino acid like tyrosine, phenylalanine, and tryptophan. Okay, key intermediate is the shikimic acid from the carbohydrate for the biosynthesis of what? Biosynthesis of C6C3 unit. So ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर किसका? C6C3 यूनिट का। कौन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शिकमिक एसिड। अब ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन वाइज तो अब ऐसे कुछ आया नहीं था, तो हमने यहाँ पे सी ऑप्शन में शिकमिक एसिड लगाया है। करेक्ट आंसर होगा इसका शिकमिक एसिड। ठीक है, ये चीज आपको क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से बताई गई थी एंड टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2। फैमिली ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। लिलिएसी, लेग्यूमिनेसी, एपोसाइनेसी या अम्बिलीफेरी। तो इसका क्या आंसर होगा? अब ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें मतलब किससे? हमें मतलब है सही आंसर से, एंड सही आंसर इज, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन बी लेग्यूमिनेसी है इसका सही आंसर। देख लेते हैं। टेरोकार्पस, ड्राइड जूस ऑफ प्लांट, टेरोकार्पस मार्सुपियम, एंड फैमिली इसकी क्या होगी? लेग्यूमिनेसी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग डिजिटक्सोज? डिजिटक्सोज जैसे ये नाम आया, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था? डिजिटालिस। डिजिटालिस क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ऐसा आते ही दो ऑप्शन तो पहले से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रैगन ड्रॉफ एंड सेकंड ऑप्शन इज हैगर। तो बचा क्या? बालजेट या फिर केलर केलानी। अब इसमें कई लोग बोल रहे हैं कि हमने इसका आंसर लगाया है बालजेट टेस्ट, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज केलर केलानी टेस्ट, बी, या फिर जो भी ऑप्शन में केलर केलानी होगा ना, ये है इसका सही आंसर। बालजेट इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज केलर केलानी टेस्ट। अब आप लोग बोलोगे कि बालजेट टेस्ट में भी तो डिजिटालिस का सेक्शन लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे। बालजेट टेस्ट जो होता है उसमें लेते हैं हम सेक्शन ऑफ डिजिटालिस। ये अगर आपको कोई अननोन लीफ मिली, ड्राइड लीफ मिली है, तो उसको कंफर्म करना है कि ये डिजिटालिस है तो हम बालजेट टेस्ट लगाएंगे। लेकिन स्पेसिफिकली डिजिटक्सोज शुगर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है केलर केलानी टेस्ट इज फॉर डिजिटक्सोज। स्पेसिफिकली डिजिटक्सोज शुगर के लिए आपको केलर केलानी टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये अगर आपको कुछ लग रहा है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक जो है सीके कोकाटे, उसका भी एक स्क्रीनशॉट है। तो केलर केलानी टेस्ट इज फॉर द डिजिटक्सोज शुगर। यहाँ पे पूरा इसका प्रोसेस दिया हुआ है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन बेडिलियम? इंडियन बेडिलियम, अब आप देखो यहाँ पर अगर कई लोगों को नाम से नहीं मालूम होगा कि इंडियन बेडिलियम क्या होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चारों ये अपने बायोलॉजिकल नेम्स देखें, कोमीफोरा मोलमोल, कोमीफोरा मुकोल, बेरी एंड विगेटी, तो आपने इसमें से क्या बायोलॉजिकल नेम पढ़ा था एंड कहाँ पढ़ा था? थोड़ा सा अगर बायोलॉजिकल नेम वाली चीज याद होती ना, तो इसका आंसर इजीली बन जाता लोगों से। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ ट्रिक वगैरह या जो भी यूज करके अपना थोड़ा दिमाग विमाग लगा के इसका आंसर मार्क किया था, कॉमीफोरा विगेटी। बट कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन को लीव किया। जिन्होंने लीव किया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा कॉमीफोरा विगेटी। ठीक है, कॉमीफोरा विगेटी विच इज ऑल्सो नोन एज गुगुल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेडिलियम, या यहाँ पर आया था इंडियन बेडिलियम, इसको हम और क्या बोलते हैं, बेडिलियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रैंसिडिटी ऑफ फिक्स्ड ऑयल इज डिटरमाइंड बाय। अब यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में था या एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या थी क्वेश्चन की। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, कुछ चारों आंसर्स के बीच में कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसका आयोडीन वैल्यू बता रहे हैं, कुछ लोग इसका एसिड वैल्यू बता रहे हैं, कुछ लोग सेपोनिफिकेशन, कुछ लोग परऑक्साइड। तो इस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लोगों ने किसी ने कुछ एबीसीडी चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन मार्क किया है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो सबसे ज्यादा चांसेस जो इसके करेक्ट आंसर होने के हैं वो होगा या फिर आयोडीन वैल्यू या फिर एसिड वैल्यू। वाई? बिकॉज यही दोनों वैल्यूज हैं जो कहीं ना कहीं रैंसिडिटी से रिलेट करती हैं। ठीक है, आयोडीन एंड एसिड वैल्यू। अब इसका कंफर्म आंसर हमको कैसे पता चलेगा? जब एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन की वर्डिंग्स क्या थी, ऑप्शन क्या था, एंड एनटीए वाले सॉरी एनबीई वाले सॉरी एनबीई वाले क्या आंसर कंसीडर कर रहे हैं। बिकॉज अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, हमने जो चीज पढ़ी थी आयोडीन वैल्यू में हमने पढ़ा था रेंसिडिटी ऑफ लिपिड। फिर अगर हम यहाँ पे सीके कोकाटे से भी उठाकर देखें तो आयोडीन वैल्यू में भी दिया हुआ है रेंसिडिटी इंक्रीजेस फॉर द ऑयल वाला, एंड एसिड वैल्यू में भी दिया है दैट फैटी एसिड लिबरेशन, हेंस द वैल्यू इज यूज्ड एन इंडिकेशन ऑफ रैंसिड स्टेट। ठीक है, सो एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, उसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आंसर इसका क्या होना चाहिए, एंड ऑल्सो एनबीई इसका क्या आंसर अपना मानती है, तो वो आंसर इसका होगा इधर एसिड वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Etiposide and teniposide is a semi-synthetic anti-cancer drug obtained from विनका, पोडोफाइलोटॉक्सिन, टैक्सोल या डिजिटॉक्सिन। अब देखो, डिजिटॉक्सिन तो यहाँ पहले ही एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, एंटी कैंसर में आपने ये तीन ड्रग्स तो पढ़ी होंगी, एक पोडोफाइलम, एक टैक्सोल और एक विनका। अब विनका में क्या आता है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। देखो, हमने जब कोगनोसी पढ़ा था, हमने कोगनोसी के साथ साथ मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछता जाता था थोड़े बहुत रिलेटेड टू कोलॉजी ऑल्सो, एंड मैं बोलता था कि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, क्लासिफिकेशन से कोलॉजी में भी आते हैं, कोगनोसी में भी आ जाते हैं, है ना। सो विनका होगा, पोडोफाइलोटॉक्सिन होगा या टेक्सोल होगा। विनका का विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, टेक्सोल टेक्सोल का टेक्सेन डेरिवेटिव, प्लासीटक्सेल एंड डोसीटक्सेल। ठीक है, क्लास के बीच में मैंने कई बार जब टेक्सोल पढ़ाया था, तब विनका पढ़ाया था, जब पोडोफाइलम पढ़ाया था, मैंने कई बार ये क्वेश्चन पूछा बीच बीच में आप लोगों से कि क्या आप लोगों को पता है इसका जो एंटी कैंसर ड्रग बनता है उसका क्या नाम है। एंड आप लोगों के आंसर्स भी आए, विनका के आंसर आए थे विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन, टेक्सोल या टेक्सेन के आंसर्स आए थे आपके प्लासीटेक्सेल डोसीटेक्सेल, एंड पोडोफाइलोटॉक्सिन के आंसर आए थे इटोपोसाइड एंड टेरिपोसाइड। ये स्पेसिफिकली आपको बताया गया था ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है क्लास अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग वर्बली आपको बता सकते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर है हियर इज पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है वो पोडोफाइलम से बनता है। इसी को अगर हम कोलॉजी की क्लासिफिकेशन में देखें तो इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन डेरिवेटिव्स आते हैं जो कि होते हैं एटिपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। ठीक है ना, इसीलिए क्लास में बोली गई चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहती हैं रादर देन जस्ट जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल बार्क इज। अब यहाँ पर हो सकता है कई लोगों को ना मना हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते, बार्क बार्क कब कलेक्ट करना चाहिए? जब बार्क थोड़ी ड्राइड फॉर्म में हो, ओवर ड्राइड हो नहीं, सेमी ड्राइड या थोड़े से ड्राइड स्टेट में हो, जिसको हम फिर और सन ड्राई या हॉट एयर ओवन में उसको थोड़ा सा और ड्राई कर सके, ऐसे टाइम पे। अब ऐसा टाइम कब आता है? प्री फ्लावरिंग, पोस्ट फ्लावरिंग, बिफोर लीफ फॉल या फिर आफ्टर लीफ फॉल। ठीक है, अब हम मौसम अगर देखें तो गर्मी, सर्दी, बरसात, इसके अलावा भी ऑटम और स्प्रिंग मौसम होता है। ऑटम में क्या होता है? लीफ जो है, पतझड़ बोलते हैं जिसको, है ना, सारे पेड़ की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। स्प्रिंग में नई पत्तियां आती हैं। तो यही दो मौसम के बीच का टाइम होता है जब आप मेडिसिनल बार्क्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज देखो, बरसात के टाइम पे क्या हो जाएगा, बरसात के टाइम पे पेड़ या पेड़ की छाल जो है वो बहुत ज्यादा गीली होगी, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। फिर वो विंटर्स में धीरे धीरे करके सूखेगी, हल्का हल्का सूखेगी, बहुत ज्यादा नहीं। ऑटम आते आते या फॉल आते आते जब उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, पत्तियां क्यों झड़ रही हैं? क्योंकि पेड़ के अंदर उतनी ताकत नहीं बची है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? पत्तियां झड़ा रहा है। कैसे? धीरे धीरे करके उसकी जो आउटर लेयर है वो भी ड्राई होती जा रही है। एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट आपको मेडिसिनल बार्क जो है वो कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके आगे बढ़े, स्प्रिंग स्प्रिंग में धीरे धीरे फिर पत्तियां आना चालू हो जाती हैं, मतलब पेड़ का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो चालू हो गया। गर्मी आ गई, गर्मी में क्या होगा? बहुत ज्यादा पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, फिर बरसात आ गई, फिर गीले हो गया। तो सबसे बेस्ट टाइम कब है? बिटवीन ऑटम एंड स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एट 200 डिग्री सेल्सियस गिव। अब वेजिटेबल ऑयल याद करिए, अगर आपको याद हो, जब हमने लिपिड्स एंड फिक्स्ड ऑयल पढ़ा था, तब क्लास के रैंडम डिस्कशन, अब देखो, क्लास के रैंडम डिस्कशन हमको खुद भी पता नहीं होते कि वो कब एक क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन रैंडम डिस्कशंस भी क्लास में देखो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्म ले लेते हैं। जब मैंने ये सवाल आप लोगों से किया होगा तो ना आपने सोचा होगा और ना मैंने सोचा था कि कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला था वेजिटेबल ऑयल कैसा होता है इन नेचर, सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड होता है? तो लोगों का आंसर आया था कि ये कैसा होता है, इट इज एन अनसैचुरेटेड फैट। ओके, बिल्कुल सही आंसर था आप लोगों का तब क्लास में। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा था, अच्छा तो अगर वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड में क्या आएगा? तो लोगों ने बोला था कि वेजिटेबल घी। एंड एक स्पेसिफिक स्टूडेंट ने, मुझे इसलिए याद है वो चीज क्योंकि स्टूडेंट ने हिंदी में लिखा था, डालडा। डालडा घी जो होता है या फिर वनस्पति घी जो होता है वो होता है सैचुरेटेड। सो वेजिटेबल ऑयल को अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस, ये तो एक एक्सटर्नल चीजें हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल का अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सैचुरेटेड क्या होगा? वेजिटेबल घी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी वेजिटेबल घी। है ना, इसीलिए बोलते हैं कि क्लास के रैंडम डिस्कशंस कैसे क्वेश्चन का फॉर्म ले लेते हैं। है ना, इस साल आपको ऐसे दो एग्जांपल दिख गए कि क्लास में रैंडमली डिस्कस करी हुई चीजों के क्वेश्चंस आ गए। अगर किसी ने क्लास में ध्यान दिया होगा, सुना होगा, तो उसको तो बन गया होगा। जो नहीं आता है उसने छोड़ दिया ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल इज अ अनसैचुरेटेड फैट जिसके हाइड्रोजनेशन से हमको क्या मिलता है? वेजिटेबल घी विच इज अ सैचुरेटेड फैट। एंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका वनस्पति घी। वनस्पति घी या फिर जिसको हम बोलते हैं डालडा। ठीक है, येलो कलर के पैकेट में आता है जो डालडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं। चिकू सेपोनिन इज अ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन लिक्योराइस, क्विलिया, जिनसेंग या फिर सेनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इट इज प्रेजेंट इन जिनसेंग। ठीक है, ये चीज देखो सीके कोकाटे से मैंने डायरेक्ट उठाई है। सीके कोकाटे में अगर हम जिनसेंग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो जिनसेनोसाइड, पेनेक्सोसाइड एंड थर्ड नंबर पे लिखा है चीकू सेपोनिन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर विल बी जिनसेंग। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10th क्वेश्चन। अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू विच फैमिली? अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू द लेग्यूमिनेसी फैमिली। अल्फा अल्फा एक लेग्यूम है, एक लेग्यूमिनस प्लांट है जो कि
लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनोसी, इसी को आजकल हम बोलने लगे हैं फैबेसी। तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लास्ट क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल इज हैवियर देन वाटर? फेनल, क्यूमिन, सिनेमन या फिर लेमन ग्रास? ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक्ड क्वेश्चन था, जो बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को लीव किया है। इसका करेक्ट आंसर इज सिनेमन। ठीक है, जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो वाटर से लाइट होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। एक्सेप्ट फॉर विच ऑल ऑयल? क्लोव ऑयल, सिनेमन ऑयल एंड ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो कि वाटर से हैवियर या फिर डेंसर होते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करते, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिनामन। सिनामन का जो ऑयल होता है वो हैवियर होता है वाटर से। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी दो ही क्वेश्चन है, उसमें भी हम देख लेते हैं। पहला, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट, किसके? क्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सल्फेट। बहुत ही आसान लिमिट टेस्ट का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपका। ठीक है, लिमिट टेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक एंड सबसे इजी टॉपिक जो कि था लिमिट टेस्ट, उसमें इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। ठीक है, Fe3+ जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। Fe2+ जो है वो फिर उसके जो ग्लाइकोलेट वाले आयंस होते हैं वो उसके साथ वो बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं वो, तो हम क्या बोलते हैं उसको? फेरस थायोग्लाइकेट बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फेरस थायोग्लाइकेट। अरे ये फेरस थायोग्लाइकेट। ठीक है, एंड एल्कलाइन अमोनिया सोल्यूशन होता है जस्ट टू प्रोवाइड द पर्पल कलर, जो बेस पर्पल कलर का आता है ना उसका, वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थायोग्लाइकोलिक एसिड का आयरन में। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज विच इज नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट? इसका आंसर, करेक्ट आंसर है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या फिर HCl को बोला जाता है स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। ओके, सो अभी जो हमने 12-13 क्वेश्चन आई थिंक डिस्कस किए, अगर इसमें से आपने 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी किए हैं सही सही, वेल एंड गुड, डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। कोग्नोसी के 11 में से अगर मैं बोलूं आपने 7-8 क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ लोगों ने 9 क्वेश्चन भी किए हैं, बिंगो, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, अगर आपके वो क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो। ठीक है, सो आगे और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन के आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। अपना क्वेश्चन को देखते रहो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली हमको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपना जो क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, उसको नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नाइपर का जो एग्जाम है वो कुछ ही दिनों में आने वाला है। अब इस पिछले सैटरडे को किसका एग्जाम हुआ था? पिछले सैटरडे को हुआ था जीपैट का एग्जाम। अब नेक्स्ट सैटरडे जो आएगा 15 जून, उसको किसका एग्जाम है? नाइपर का एग्जाम है। नाइपर JEE 2024। इसके लिए आपने अभी तक जीपैट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट पढ़ा था वो तो बहुत है, लेकिन नाइपर के कंटेंट को आपको और ज्यादा मेहनत से पढ़ना है। वाई? बिकॉज थोड़ा एडिशनल कंटेंट आ जाता है, विच इज योर नॉन फार्मा पार्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीजें। सो फार्मा माइंड्स इज प्रोवाइडिंग द निश्चय कोर्स फॉर नाइपर JEE 2024। सो आप लोग प्लीज, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है नॉन फार्मा पार्ट के लिए, MBA हो गया, बायोटेक हो गया, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह हो गया, बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ऐसे में आप फार्मा माइंड्स का जो है निश्चय कोर्स डेफिनेटली परचेज करिए। बहुत ही कम, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम ये कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एंड फॉर फर्दर डिटेल्स, आप यहाँ पे जो बैनर चल रहा है ना नीचे, इस पे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, thank you so much everyone for watching. Have a good day and have a great night for exam.